हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में मैं आपको CUET-UG 2024 का POQ विच कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे अभी हो सकते हैं कि मेडिकल में नहीं मिला हो, नीट क्वालिफाई नहीं हो पाया हो, तो मैं बोलूँगा कि अगर आप CUET-UG के थ्रू अगर बैचलर प्रोग्राम में भी एंट्री करते हैं तो आपके लिए बेस्ट प्रोग्राम होगा। उसका पाथ क्या होगा उसके बारे में मैं डिटेल में बताते रहूँगा वीडियो के साथ, और POQs भी करते रहूँगा। ठीक है, तो पहला बात तो मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो मेरा BSc जूलॉजी था, बॉटनी केमिस्ट्री। मास्टर्स में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से किया हूँ। वन ऑफ द मतलब 2 रैंकिंग में आता है इंडिया में। और उसके बाद अगर मैं बताऊँ कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं अभी PhD कर रहा हूँ बायोफिजिक्स में, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, RCE फरीदाबाद, यूनेस्को। ठीक है, देखो तो मैं 10,000 से ज़्यादा बच्चे लोगों अभी तक पढ़ा चुका हूँ, फ्रॉम बैचलर्स टू मास्टर्स, मास्टर्स टू PhD एंड अदर फील्ड वेरियस गाइडेंस प्रोग्राम आई हैव लॉन्च्ड। और 6 साल 7 साल से ज़्यादा साल से मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे लोगों को, गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग अलग से प्लेटफॉर्म में पढ़ाते भी हैं। ठीक है, तो 1 by 1 POQs करेंगे और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा विथ एफिशिएंटली, ये हम लोग को बताएंगे। और POQs कैसे करना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होगा, उसके बारे में बात करते रहेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते करते। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ। तो आपको पता होना चाहिए कि एनालॉगस स्ट्रक्चर होता क्या है और ये कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पैरेलल इवोल्यूशन, रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन होता क्या है, ये पहले पता होना चाहिए। तो उसके पहले मैं 2-3 चीज़ आपको पढ़ाऊंगा। देखिए यहाँ पर तितली है, बर्ड है, बैट है, दोनों सब आपका उड़ रहा है, फ्लाइंग कर रहा है, विंग की तरह काम करता है। ठीक है, वही देखिएगा, लेकिन इसका एंसेस्टर जो है सबका अलग है। इसका एंसेस्टर अलग है, इसका एंसेस्टर अलग है, इसका भी एंसेस्टर अलग है। मतलब जो इसका पूर्वज है वो सब अलग है, बट इसको जब काम है जिससे उड़ रहा है वो सेम है, मोरलेस काम सेम है, फंक्शन सेम है, एंसेस्टर अलग है। इस सिनेरियो का जो चीज़ें निकलता है इसको हम लोग एनालॉगस स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये जनरली हम लोग किसके थ्रू निकलता है ये आपको देखना चाहिए कि ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब कि एंसेस्टर मल्टीपल होता है और एक जगह तीनों लोग एक जगह जाके मीट करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट, मिल रहा है एक जगह जाके। डाइवर्जेंट क्या होगा, उसको उल्टा, क्योंकि POQs जब करते हैं हो सकता है इस बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, नेक्स्ट टाइम जो ऑप्शन दिया वहाँ से क्वेश्चन आ जाए। डाइवर्जेंट मतलब होता है कि आपका एंसेस्टर कॉमन होता है और जो रेडिएट होता है वो अलग अलग फंक्शन डेवलप करते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है। पैरेलल इवोल्यूशन मतलब एक साथ दोनों ऑर्गेनिज्म अलग से चल रहा है, एक साथ चल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यहाँ से हो सकता है घुमा फिरा के लास्ट टाइम या नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछ ले, तो इसीलिए मैं चीज़ें बताता जाऊँगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत फेमस है। नॉट ओनली आपका जो CUET-UG, आपका जब आप बैचलर करने के बाद आप जब PG के लिए नहीं तो PhD के लिए एंट्रेंस दीजिएगा, आपको PhD करना हो, तब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन फंडिंग के लिए, मतलब फेलोशिप जो आपको मिलता है उसके लिए भी एग्जाम जो होता है वहाँ पर भी आपको पूछा जाएगा। तो बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, कौन सा फॉलो नहीं करेगा। तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम कौन सा फॉलो नहीं करेगा, तो भाई अगर आप एजम्पशन देखिएगा हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन का, तो वहाँ पर क्या गया है, हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन में आपको इक्वेशन में कुछ एजम्पशन दिया गया है कि कोई तरह का म्यूटेशन नहीं होगा, कोई तरह का आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होगा, कोई तरह का आपका जीन माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन माइग्रेशन मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कभी इसमें। नेचुरल सिलेक्शन मतलब होता है कि नेचर आपको सिलेक्ट कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर पीपल। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मेरा भाई, बड़े भैया को पापा ज़्यादा प्यार करते हैं, हम लोग को नहीं करते हैं, तो नेचुरली दे आर सिलेक्टेड फॉर ऑल द प्रिविलेज थिंग्स। एज वेल एज हो सकता है क्लास में कुछ ही बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिल रहा है, उसको ही समझाया जा रहा है, उसको ही नंबर ज़्यादा दिया जा रहा है, तो वो नेचुरली सिलेक्ट हो रहा है, प्रिविलेज मिल रहा है उसको। ठीक है, तो वो नेचुरली सिलेक्शन बोल सकते हैं। जैसे कोई पेड़ है ब्लैक कलर का, ठीक है, अब वहाँ पर ब्लैक कलर का कोई एनिमल है, तो वो कॉमिफ्लाज हो जाएगा और बाहर के जो एनिमल उसको खा नहीं पाएगा, उसको मार नहीं पाएगा। बट वही अगर वाइट कोई कीड़ा मकोड़ा यहाँ पर पेड़ में चढ़े तो वो दिख जाएगा और बाकी जो चिड़िया है वो उसको खा लेगा। तो क्या है, नेचुरली सिलेक्ट किसको कर रहा है, नेचर ब्लैक वाले को कर रहा है, क्योंकि वो वहाँ पर मिल जा रहा है, वही वाइट वाला नेचुरली सिलेक्टेड नहीं हो रहा है। तो ये होता है प्रिंसिपल। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है कि रैंडमली एलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज होना चाहिए। एलीलिक फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे आपका क्रोमोसोम नंबर 1 है, उसमें जीन हो सकता है, कोई जीन है जिसका एलील है A, यहाँ पर क्रोमोसोम एक और है, मतलब एक मैटरनल होता है, आप लोगों को पता होगा, एक पैटर्नल होता है। ठीक है, मैटरनल पैटर्नल। तो यहाँ पर एक एलील होता है, यहाँ पर एक एलील होता है, जो वेरिएशन होता है जीन में, बट फंक्शन सेम होता है। जैसे बाल का कलर मैं अगर बता दूं तो किसी का ब्लैक है, किसी का व्हाइट है, दोनों ही बाल को कलर को रिप्रेजेंट करता है, बट एक ब्लैक को करता है, एक व्हाइट को करता है। दैट इज कॉल्ड एलील। उस चीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो जीन्स को बोला जाता है, हम लोग एलील बोलते हैं। ठीक है, एक मैटरनल आता है, एक पैटर्नल आता है।
तो हम लोग 2n ऑर्गेनिज्म में आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये हम लोग एलील कहते हैं। अगर ये एलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज होना चाहिए, चेंज हो जाएगा रैंडमली, तो उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे। जीन माइग्रेशन भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है आपका हार्डी-वेइनबर्ग में। जो इफेक्ट नहीं करता है वो जीन पूल। जीन पूल ना पॉपुल है, मतलब एक कटोरा में सब जीन आप रख दिए, उसको हम लोग जीन पूल बोल सकते हैं, ठीक है, इस तरह का। तो आंसर आपका 3 होगा। चलो, ये हार्डी-वेइनबर्ग का इक्वेशन है, आप लोगों को पीपीटी में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। इक्वेशन है p² + 2pq + q² = 1, ठीक है। ये जो आपका p² है ये आपका होमोलॉगस डोमिनेंट है, a जैसा आपको दिखाया। q² जो है होमोजाइगस आपका रिसेसिव होता है, स्मॉल है, ठीक है। हार्डी-वेइनबर्ग इक्वेशन जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या क्या चीज़ें, तो हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल इज अ मैथमेटिकल मॉडल यूज टू कैलकुलेट द एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेट विद डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील, ठीक है। डोमिनेंट मतलब दोनों आपका कैपिटल ए होगा, रिसेसिव मतलब स्मॉल ए होगा, ठीक है। हेटेरोजाइगस बोल रहा है मतलब 2pq होगा, ठीक है। मॉडल क्या, ये हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल जो है ये क्या मतलब एजम्पशन लेके चल रहा था, मतलब ये इक्वेशन तभी ठीक होगा जब ये एजम्पशन करेक्ट होगा। मतलब पॉपुलेशन लार्ज होना चाहिए, रैंडम मैटिंग होना चाहिए, कोई तरह का नेचुरल सिलेक्शन ना हो, कोई तरह का म्यूटेशन, इमिग्रेशन, माइग्रेशन ना हो, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा तो काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, इवोल्यूशन से क्वेश्चन है, ये भी आपका पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट वाज मोर लाइक ए एप, ठीक है। तो ये सिंपल से आपका अगर रट्टाफिकेशन है तो आ जाएगा। ड्रायोपिथेकस बोलते हैं इसको, अब इसको याद रखिएगा। ड्रायोपिथेकस के बारे में पढ़ते पढ़ते आपको ये भी पढ़ लीजिएगा बाकी ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में, कौन से ईयर में क्या क्या चीज़ें डेवलप हुआ था। चिंपैंजी, गोरिल्ला, देखो सबसे क्लोजेस्ट जो है ह्यूमन का वो चिंपैंजी है, उसके बाद कौन है, गोरिल्ला है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, बहुत बार पूछा भी गया है। या मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, पीपीटी में अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप मास्टर्स बैचलर्स में ऑलरेडी है और मास्टर्स कर रहे हैं, नहीं तो बैचलर्स में है, तो जो जूनियर्स है आपके, जो आपके मोहल्ले में बच्चे हैं जिसको गाइडेंस नहीं मिल रहा, जिसको ये सब चीज़ें नहीं मिलता, उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिसको CUET UG के लिए अपीयर होना है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, तो न्यूक्लियोसोम किसके साथ एसोसिएटेड है, पहले ये क्वेश्चन आता है। तो न्यूक्लियोसोम इज एसोसिएटेड विथ हाउ नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल। हिस्टोन का स्ट्रक्चर मैं अगर आपको दिखाऊं तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखिए 1 2 3 4 5, उधर भी 6 एक होता है, 7 ये 8, तो टोटल 8 हिस्टोन्स है, ठीक है। ये आपको होना चाहिए याद, यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा आता है। और यही जब DNA रैप करके जाता है तो उसको हम लोग क्रोमाटिन बोलते हैं, तो ये क्रोमाटिन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर जो पूछा गया है कि सिलेक्ट द ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट विच इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट होगा स्टेटमेंट, ठीक है, ये पूछा गया है। तो आप लोगों को पता है कि इसको मिलियन में लिखा है, इसको बिलियन में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। 10⁻³ से आप उसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको बिलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो करेक्ट बोला है, ठीक है। उसके बाद ये तो गलत है, क्यों जो जीन है बॉडी के अंदर वो अलग अलग लेंथ में होते हैं, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मीडियम साइज का होता है, ऐसे टाइप कपड़े की तरह होता है, ठीक है, स्मॉल मीडियम एक्सेल ऐसे होता है। टोटल नंबर ऑफ जीन्स पार्शियली कलेक्ट बोलेंगे हम, क्योंकि अभी रिसर्च में नया रिसर्च में पाया गया कि 25 से 20,000 के आसपास जीन होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, वो पहले का डेटा है, फिर भी पार्शियली करेक्ट बोल सकते हैं हम। द फंक्शन आर अननोन ओवर द 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन, ये भी सही है क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो जीन है उसका फंक्शन हम लोग अभी तक पता नहीं है, ठीक है। एंड लेस देन 2% ऑफ द जीनोम डज कोड फॉर द प्रोटीन्स, तो ये बात सही है। जीनोम का पूरा जो हम लोग बॉडी के सेल के अंदर जितना भी है जीनोम, उसके मतलब मान लीजिए कि ओनली 2% जो उससे भी कम होता है, 1.5 के आसपास होता है परसेंट जो जीन है वो कोड करता है प्रोटीन को, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, ई करेक्ट है, उसके बाद डी करेक्ट है, उसके बाद पीछे अगर मैं जाऊँ तो ए करेक्ट भी है और उसके साथ साथ सी भी करेक्ट है पार्शियली। तो ए सी डी ई, हाँ ये वाला है, ये ऑप्शन होगा। इसके लिए मैं कुछ चीज़ें अटैच करके रखा हूँ, आप देख लीजिएगा। मेन कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन जीनोम, LTR रेट्रो ट्रांसपोजोन, DNA ट्रांसपोजोन, क्या क्या है नहीं है, इसके बारे में और डिटेल वीडियो बना दूँगा अगर आप, क्योंकि मैं तो देखो बैचलर्स बच्चे को पढ़ाता हूँ, ये पहले मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ जहाँ पर जो क्लास 11-12 के बच्चे हैं देखेंगे वीडियो इसको, आप फिर बैचलर्स का जो CUET UG वो एग्जाम देंगे, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो एज अदर स्टूडेंट आर डूइंग, दे आर ईमेलिंग मी और व्हाट्सअप, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू, ठीक है। 10 मिनट का वीडियो रखूंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बना के आपका बाकी चीज़ एक्सप्लेन करते रहूँगा, 1 by 1 सब क्वेश्चन करवाऊंगा। फॉर्म मैं 2024 से शुरू किया हूँ, धीरे धीरे सब क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा लास्ट है। इसके बाद अगर आपको वीडियो चाहिए कि गाइडेंस के लिए कि कैसे आपको
यूजी देना चाहिए, यूजी में उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या करना चाहिए, कैरियर स्कोप क्या है, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में जुड़े रहिएगा। और अगर आपको वीडियो चाहिए तो इसको कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। एंटीबॉडीज आर सीक्रेटेड बाय, तो आप लोगों को पता है टी सेल आपका आरबीसी होता है। अगर पूरा ब्लड को आप निकाल लीजिए, चलो मैं तोड़ के बताता हूँ। ब्लड को तोड़ दीजिएगा तो प्लाज्मा निकलेगा और आपका सेल्स निकलेगा, राइट। सेल्स क्या तोड़िएगा, सेल्स में दो तरह का होगा, आरबीसी हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी हो जाएगा और प्लेटलेट्स हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी को तोड़िएगा तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मैक्रोफेज ऐसे होगा, ठीक है। फिर आपका लिम्फोसाइट बोलते हैं, तो लिम्फोसाइट में होता है दो तरह का सेल, ठीक है। क्या होता है, एक होता है टी लिम्फोसाइट, एक होता है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जब सिग्नल उसको मिलता है वो दो तरह का सेल बनाता है, एक मेमोरी, एक हेल्पर बोल रहे हैं। एक मेमोरी बनाता है, एक मतलब काम करने वाला जो सेल्स होता है वो बनाते हैं। उसके बाद जो आपका जो सीक्रेटेड मतलब जो बी सेल्स है जो आपका काम करने के लिए बना है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा बी सेल्स। यही एक्चुअल में क्या करता है कि एंटीबॉडी सीक्रेट करता है, देख सकते हैं। और जो भी प्लाज्मा सेल में सबसे जो भी सेल कोई चीज़ सीक्रेट करेगा उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर, या बोल सकते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है वो स्ट्रांग होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो आज यहाँ तक ही मैं बता रहा हूँ 10 मिनट तक। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको स्ट्रैटेजी के बारे में जानना है, कैरियर प्रोस्पेक्ट के बारे में जानना है तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में लिख दीजिएगा। प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।